तरह की भाषाओं का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, कभी भी कोई गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है बसपा के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो उनको भी इस तरह क्यों करना चाहिए? अगर उनको लगता है कि भाई अगर ये मतलब बीजेपी का है, मतलब इसीलिए किया ना कि उनको लगता है ये बीजेपी का बंदा है चंद्रशेखर। देखिए अपने अपनी मर्यादाओं में रह के अपना अपना काम करे, किसी किसी का ना विरोध, अपने कम से कम अपने लोगों का तो विरोध ना करे। ओवैसी को अलग किया है, चंद्रशेखर को अलग किया है, और किसको अलग किया है? मायावती। मायावती नहीं, मायावती जी तो नहीं, मायावती जी तो चाहती थी कि वो उसमें शामिल हो, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं माना कि देखिए गढ़ है एक यूपी गढ़ है सपा का और बसपा का, बीजेपी का अगर आप कह लें, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का कोई वहां पे जनाधार नहीं है। अगर आप ये देखेंगे तो आप कांग्रेस ये बोल रही है कि तुम हमारे साथ जुड़ो और हम गठबंधन करके लड़ेंगे। तो भाई अगर अगर वो मतलब वो अगर बसपा बाहुल्य, मतलब बसपा को मानने वाले वहां पे लोग ज्यादा हैं और उसमें जाकर उनके साथ गठबंधन कर रही है, तो नो डाउट खामियाजा तो मुझे लगता है कि खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब ये मायावती जी ये कह रही है कि भाई जो गठबंधन हो रहा है पूरा पूरा इंडिया, पैन इंडिया हो, जो चीज इन लोगों ने नहीं मानी, इसलिए कार्यकर्ता थी और आपने बसपा से चुनाव भी लड़ा और इस वक्त आपने बीजेपी से बीजेपी के बीजेपी के नेता से कटवाया और उनसे उद्घाटन भी कराया। क्या लगता है कि आपका आने वाले समय में बीजेपी में कोई टिकट या जमीन देख रहे हैं टिकट? देखिए अभी जो हमारे ये एनजीओ का प्रोग्राम है और एनजीओ में कोई पॉलिटिक्स बाजी यहाँ पे नहीं है। हमारे साथ में कांग्रेस के भी लोग हैं, हमारे साथ में कि आप के भी लोग हैं, केजरीवाल के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, हर पार्टी के लोग, हर पार्टी का इसमें स्वागत है। और चूंकि जो कौशल किशोर जी हैं बहुत अच्छा नशा मुक्ति अभियान जो चला रहे हैं, और जो हम लोग के देश की वास्तविक समस्या है, निचले तबके की सबसे ज्यादा ये समस्या है कि वो 100 रुपया कमाता है तो 110 रुपया नशे में खर्च करता है। तो ये चीज मुझे उनकी अच्छी लगी, तो इसलिए इसलिए मैंने उनको बुलाया और इसलिए उनको चीफ गेस्ट रखा। इसमें कोई बीजेपी का मतलब नहीं है, कोई कांग्रेस का मतलब नहीं है। बसपा सुप्रीम मायावती ने ओबीसी जाति जनगणना के लिए ट्विटर पे ट्वीट किया है। इस विषय पे आपका कहना चाहते हैं? क्या ट्वीट किया है? ट्वीट की ओबीसी जाति जनगणना होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ओबीसी का जनगणना होनी चाहिए। उनको कितना कितना परसेंट भी आरक्षण मिलता है, और लेकिन फिर भी वो भी आरक्षण लागू नहीं है। तो अगर वो जनगणना होगा तो उस आरक्षण पर रिवीजन तो होगा, ये कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बसपा सुप्रीम मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद चंद्रशेखर रावत पे अजीब तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल किया, उस विषय पर क्या कहें? देखिए चंद्रशेखर ने तो कभी ऐसी इस तरह की भाषाओं का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, कभी भी कोई गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है बसपा के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो उनको भी इस तरह क्यों करना चाहिए? अगर उनको लगता है कि भाई अगर ये मतलब बीजेपी का है, मतलब इसीलिए किया ना कि उनको लगता है ये बीजेपी का बंदा है चंद्रशेखर। देखिए अपने अपनी मर्यादाओं में रह के अपना अपना काम करे, किसी किसी का ना विरोध, अपने कम से कम अपने लोगों का तो विरोध ना करे। अगर वो चंद्रशेखर को अपने साथ मिला ले तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि बसपा का सरकार बनने से कोई रुक जाएगा। तो उनको मिलाना चाहिए। अब किस वजह से ये लोग अलग अलग हैं, ये समझने वाली है यही दोनों लोग जाने। हालांकि मैंने चंद्रशेखर को रोते गिड़गिड़ाते भी देखा है कि वो शामिल होना चाहते थे, सपा में शामिल होना चाहते थे, बसपा में, लेकिन इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। तो अब अगर ये बीजेपी का, इनको लगता है कि ये बीजेपी का है, तो फिर ठीक है, जिस हिसाब से बसपा उनके साथ बिहेव करी चंद्रशेखर के साथ, डेफिनेटली करना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। 2024 की तैयारी के लिए सभी पार्टियां ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी गठबंधन बना लिया। इस पे बहुजन समाज पार्टी मायावती और चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी, आकाश आनंद और प्रकाश अंबेडकर, एक तमाम बहुजन नेताओं को अलग दरकिनार कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज के लोग अलग से कोई तीसरी विकल्प बनाएंगे आपको? नहीं, किसने दरकिनार किया है? दोनों बड़े गठबंधनों में बीजेपी और इंडिया और एनडीए में मायावती, असदुद्दीन ओवैसी,
चंद्रशेखर आजाद, इन 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 तीनों को अलग किया है जी। देखिए, तो अगर आपने बोला कि ओवैसी को अलग किया है, चंद्रशेखर को अलग किया है, और किसको अलग किया है? मायावती। मायावती नहीं, मायावती जी तो नहीं, मायावती जी को तो, मायावती जी तो चाहती थी कि वो उसमें शामिल हो, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं माना कि देखिए, गढ़ है एक यूपी, यूपी गढ़ है सपा का और बसपा का, बीजेपी का अगर आप कह लें, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कोई वहां पे जनाधार नहीं है। अगर आप ये देखेंगे तो अब कांग्रेस ये बोल रही है कि तुम हमारे साथ जुड़ो और हमको हम गठबंधन करके लड़ेंगे। तो भाई अगर अगर वो मतलब वो अगर बसपा बाहुल्य, मतलब बसपा को मानने वाले वहां पे लोग ज्यादा हैं, और उसमें जाकर उनके साथ गठबंधन कर रही है, तो नो डाउट खामियाजा तो मुझे लगता है कि खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब ये मायावती जी ये कह रही है कि भाई जो गठबंधन हो रहा है पूरा पूरा इंडिया, पैन इंडिया हो, जो चीज इन लोगों ने नहीं मानी, इसलिए मायावती जी नहीं कर रही है। इन सारे नेताओं को दलित मुस्लिम की देश में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, अगर दोनों को मिलाया जाए 50% हो सकता है, लेकिन इन दोनों दलित नेताओं और मुस्लिम नेताओं को दरकिनार करने से क्या लगता है कि एनडीए और इंडिया दोनों सफल हो सकती है? देखिए, सफलता की तो बात ये करे कि यही काटने का तरीका है, और जो मैंने फिर वही बोला कि बीजेपी का कोर वोट कहीं नहीं जाता, वोट बट और बीजेपी का कोर वोट कहीं नहीं जाता, और मुस्लिम उनको वोट करते जो बीजेपी को हराता है, मुस्लिम उनको वोट करते जो बीजेपी को हराता है। और जो हमारे लोग हैं, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग, ओबीसी और एससी के लोग, एसटी तो बेचारे अभी भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो एससी और ओबीसी के लोग हैं, ये लोग अगर आप देख लें तो कहीं कोई एकजुटता ही नहीं उनके अंदर है। हर किसी का, मतलब मुझे क्या रीजन है, कि गरीबी रीजन है, कि एक दूसरे से जलना रीजन है, क्या रीजन है, बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन जब तक ये लोग एकजुट नहीं होंगे तो नो डाउट कि हमेशा तकलीफ में रहेंगे। और आप अगर आप देखेंगे बजरंग दल में कोई भी हिंदूवादी जो संगठन है, इसमें एससी के और ओबीसी के लोग ही ज्यादा है। जैसे कि बीजेपी के जितने भी ब्राह्मणों की जितनी संगठन है, जितनी पार्टियां हैं, जब चुनाव होता है बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन बहुजनों की जितनी पार्टियां हैं, जितने संगठन है, चुनाव होता है टुकड़े टुकड़े, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, और चुनाव वोट डालते हैं। इससे क्या होता है, बीजेपी मजबूत होती है। यही तो यही तो चाल है। 2024 में जितने बहुजनों के संगठन है, जितनी बहुजनों की पार्टियां हैं, इन सारे एक साथ आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव 2024 में हम सफल बहुजन समाज के हाथों में आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपस में ही ये लोग लड़ने का करते हैं, जबकि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा होता है तो अगर कांग्रेस है तो बीजेपी है तो अपनी तरफ से भी बोलते भाई उठ जा, हम पैसा देंगे तू लड़, वहां भी वोट का बंटवारा। मतलब वोट का बंटवारा ऐसे होता है कि एक घर में देखिए, अगर बीजेपी ने किसी को खड़ा कर दिया है तो बीजेपी में ही उसके अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन हमारे बहुजनों में अगर एक खड़ा हो गया तो दूसरा ही बोलेगा मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, हो जाता है वोट का बंटवारा। जैसे अभी आपने बोला चंद्रशेखर अलग हो गए हैं, चंद्रशेखर अलग है, उनको नहीं दोनों जगह पे शामिल किया गया, ठीक है जी, तो इससे वोट का भी बंटवारा बहुत होगा, कुछ चंद्रशेखर में जाएंगे, कुछ बसपा में जाएंगे, और कुछ सपा में जाएंगे, तो क्या होगा, तीनों सब वोट का बंटवारा, बीजेपी बीजेपी का बल्ले बल्ले। 2024 से पहले जो भी चुनाव टीवी पे दिखाया, यूट्यूब पे दिखाया जाएगा, गलत प्रचार करेंगे, जैसे कि ईवीएम के खिलाफ, या 2024 में गलत प्रचार दिखाएंगे, उनको 8 चैनलों को बंद कर दिए, और आने वाले समय पे और बंद हो गए 24 से पहले। आप इस किस नजर से देखते हैं कि जो ईवीएम पे बोलने वाले को बैन लगाया जा रहा है? देखिए, स्थिति बहुत दुखदायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा भारत लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। जो तानाशाही का शासन है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये तानाशाही का शासन कांग्रेस ने किया होता तो राहुल गांधी ही वारिस होते प्रधानमंत्री के। और इसमें अभी कभी भी, मतलब ना नरेंद्र मोदी उठ सकते थे, ना अमित शाह जी उठ सकते थे, ना अन्य पार्टी के भी लोग उठ सकते थे। लोकतंत्र है, मीडिया को बोलने का भी हक था, हाँ उतना ही किया जाता था, आटे में नमक मिलाने जैसा। लेकिन अभी नमक में आटा मिलाया जा रहा है, और लोगों का गला घोटा जा रहा है। इससे तो मैं बिल्कुल भी दो मत नहीं हूँ। अब मेरा एक सवाल है कि आप लंबे समय से बीएसपी में रही हैं, और आप जैसे चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर रावण के लिए क्या देखती है, क्या 2024 में फ्यूचर है चंद्रशेखर का?
आपके हिसाब देखिए, लंबे समय से मैं बीएसपी में नहीं हूँ, पहली बात तो मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं टीवी डिबेट्स और जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करती हूँ, जो मेरा स्पीच है, वो चीज़ को देख करके बीएसपी ने मुझे टिकट दिया था। मैं इलेक्शन लड़ी और अभी भी मैं बीजेपी की कोई सदस्य, कोई मेंबर नहीं। रही दूसरी बात, हालांकि बीएसपी मेरे दिल के बहुत करीब है, नो डाउट, क्योंकि हमारे महापुरुषों का उसमें योगदान है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मायावती जी को देखता होगा तो डेफिनेटली ये देखता होगा कि कोई हमारी नेता है, बहुजनों की बात करें तो अपना ही नेता मानता होगा। और हम लोग शायद, कोई भी बहुजन होगा, कोई भी एससी कैटेगरी का होगा, डेफिनेटली वो मानता होगा कि ये बसपा ही हमारी पार्टी है। लेकिन चूंकि स्थिति इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई है कि अभी सीबीआई का, ईडी का जो सारी चीजें चल रही हैं सरकार की तरफ से, तो इस चीज में इस स्थिति में भी बहन जी ने अपने आप को बचाए रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप ये बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर का क्या फ्यूचर है, चंद्रशेखर का अगर फ्यूचर देखें तो वो अपने, मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली, अब मुझसे बड़ा तो मुझसे काफी ज्यादा उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की जो बात है, लेकिन अगर उनपे भी एक, अगर उठाया जाए उंगली, तो अगर वो उनका अगर 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 वहां पे जब जंतर मंतर पे वो धरना प्रदर्शन जब कर रहे होते हैं, तो हरियाणा का बॉर्डर, हरियाणा का, यूपी का टोल फ्री हो जाता है। भाई क्यों? ओवैसी इतना ज्यादा कैसे बोल लेते हैं, चंद्रशेखर इतना ज्यादा कैसे बोल देते हैं, जबकि पत्रकार अगर कोई बोल दे तो उनको नंगा करके वहां खड़ा कर दिया जाता है, नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया जाता है। ये भी सोचने वाली बात है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आज युवाओं के, मतलब उनको देखने के बाद तो मुझे लगता है कि जो जय भीम बोलने का बहुत ज्यादा प्रचलन, और खुले आम जो बातें होती हैं कि अपने हक की लड़ाई, मतलब एक जो चीजें थी कि लोग दबे छुपे चीजें चलती थी, वो खुलेआम वो इंसान बहुजनों की लड़ाई अगर देखें तो वो लड़ रहा है, चंद्रशेखर कर रहा है। लेकिन अब ये बीजेपी के अंडर में हो रहा है या चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ये अंदर की बात है, ये मुझे बिल्कुल इस बारे में पता नहीं है। अच्छा, आप यानी कि ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जो युवाओं का समर्थन है बहुत विशाल रूप से मिल रहा है। डेफिनेटली ये तो है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो चंद्रशेखर के पीछे जो जन सैलाब आता है या जो युवा आते हैं, वो ज्यादातर उनके पास वोट तक नहीं है, यानी कि 18 साल की उम्र से कम है। तो ऐसे लोगों के सहारे सत्ता की गलियों में या संसद तक पहुंचा जा सकता है? नहीं, संसद तक तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन जागरूक लोग हो रहे हैं, आज ताल कटोरा स्टेडियम में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया, बहुत वहां जय भीम के गाने, मतलब मुझे लगता है कि जब से चंद्रशेखर आए, जब से जय भीम के गाने या ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और ये बहुत अच्छा है। और लोग अपने बहुजन नेताओं के बारे में, बहुजन पुरुषों के बारे में ये जान रहे हैं कि सोसाइटी के लिए उन्होंने अपने क्या किया, ये चीजें भी हुई हैं। जितने उनके समर्थक होते हैं उसमें उन सबको हुड़दंगी कहा जाता है और वानरों की सेना कहा जाता है, कि जो सिर्फ हुड़दंग मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो क्या वो सब जायज है? देखिए, मैंने तो कहीं हुड़दंगी मैंने ऐसा नहीं सुना, मैंने तो यही सुना है कि चंद्रशेखर की पार्टी में ज्यादातर लोग वकील हैं, वकील हैं, चंद्रशेखर स्वयं वकील हैं। चंद्रशेखर वकील है, लेकिन जो इस बार अभी आपको शायद पता हो कि जंतर मंतर पर उन्होंने एक आंदोलन किया था, उसमें जितने लोग वहां पहुंचे थे ज्यादातर उसमें युवा थे, और जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 17 साल। तो उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं था कि कल को उनकी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को वोट डाल सके, उन्हें वोट डालने तक का अधिकार नहीं, लेकिन वहां पर उन्होंने खाली जमकर यानी हुड़दंग मचाया। यहाँ तक कि अगर कोई चंद्रशेखर के खिलाफ भी बोलता है तो उससे लड़ने मरने को तैयार। नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने भी कभी कुछ चीजें ऐसी बोली कि आप लोग इस चीज पे विचार कीजिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी इस तरह की चीजें की हैं। देखिए, कोई बात नहीं, चंद्रशेखर जो काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और जो युवा 15, 16, 17 साल के हैं, कम से कम अपने लोगों के बारे में तो जानेंगे, अपने अधिकारों को सीना तान के तो खड़े होंगे, ठीक है। जब युवा 20, 25 साल के हो जाएंगे तो वोट देने के लिए बीएसपी है, आप बीएसपी को वोट दीजिए। चंद्रशेखर उनको तैयार कर रहे हैं, बीएसपी को वो वोट देंगे तो ठीक है, और अभी नहीं तो अगर यही युवा बाद में जाके चंद्रशेखर को वोट देंगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि हमेशा बसपा चंद्रशेखर की काट ही क्यों करती रही है, यानी कि क्यों नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े? देखिए, यही चीज जनता की भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये चंद्रशेखर जी जाने और मायावती जी जाने, और डेफिनेटली ये देखिए अभी जो चीजें चल रही हैं गठबंधन का,
तो मैंने ये भी बोला कि गठबंधन में बहन जी यही चाहती थी कि भाई हमको पैन इंडिया गठबंधन मिले, ना कि सिर्फ गठबंधन यूपी में, इसलिए वो गठबंधन में नहीं गई। क्या आपको नहीं लगता कि बीएसपी की जो पार्टी की जो राजनीति थी वो टोटली समाजवाद में लिपट कर रह गई कहीं ना कहीं? देखिए आपका समाजवाद से क्या मतलब है? सॉरी, परिवारवाद। सॉरी, परिवारवाद। देखिए अब अगर ये कहें कि परिवारवाद, अगर आप उनको हाँ, परिवारवाद की बात करें, अगर आप बीएसपी में अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा ये भी बोला जाता है कि परिवारवाद कांग्रेस में भी है। अब लेकिन अगर आप बीजेपी में भी देखें तो वहां परिवारवाद नहीं है क्या? ये मैंने फिर बोला, मिशन है ना, पार्टी थोड़ी मिशन भी चलती है, ये एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, जो ये परिवारवाद बोलते हैं, क्या बीजेपी में राजनाथ सिंह का बेटा या किसी भी मिनिस्टर का बेटा, अमित शाह जी का बेटा जो 50,000 का जो सी कंपनी थी, आज 100 करोड़ की कंपनी बन गई, बीसीसीआई का वो चेयरमैन बन गया, ये क्या परिवारवाद नहीं है? तो ये यही है कि ये यही परिवारवाद क्या? नहीं, हम दूसरे से तुलना क्यों करें? जब बीएसपी के लोगों से पूछा जाता है, बीएसपी के लोग कहते हैं कि बीएसपी पार्टी नहीं है, एक मिशन चलाती है, मिशन है। तो जब मिशन है तो हम उस पर सवाल करना ही है। उसमें परिवारवाद क्यों होता है? उसमें तो आकाश आनंद को गिफ्ट में मिल गया वो पार्टी। देखिए, अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो भी अन्य पार्टियां हैं बीजेपी के सिवा, इनका मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मतलब इनके दादा परदादा ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये सीधे आए, इन्होंने किया। अब अगर देखेंगे, मैं फिर वही बात गिना रही हूँ कि बीजेपी आगे कैसे बढ़ रही है। बीजेपी यही बढ़ रही है कि निषाद को निकाल रही है, ओम प्रकाश राजभर को जो सपा ने इतना ज्यादा इज्जत नहीं दिया, उनको बुला के इज्जत दे रही है, और भी जो पार्टी कांग्रेस ने जिनको नहीं किया, उसको निकाल के वो ला के उनको दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये निजीकरण करके सब लोगों को ध्वस्त कर देना है, मतलब दलित समाज को, सबसे बड़ी दलित समाज को उनका इकोनॉमिक रूप से इसको खत्म ही कर देना, ये अटल का प्लान था। चंद्रशेखर और तमाम नेताओं को टीवी खूब दिखाता है, लेकिन बीएसपी के लोग आज भी कर रहे हैं, चाहे तेलंगाना में, चाहे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन टीवी वाले दिखाते नहीं, और अगर दिखाते हैं तो उनको मौका ढूंढते हैं कि इस पार्टी के लोगों को कैसे कमियां निकाला जाए। जैसे कि कल की आकाश आनंद को वो बीप करके 2 बार दिखाया गया वीडियो। नहीं, इसमें देखिए, नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके विरोधी आपके पक्ष में कुछ करेंगे? जब सारे मीडिया आपका विरोधी है, आपका पेपर विरोधी है, एंकर आपके विरोधी है, चैनल आपके विरोधी है, सरकार आपके विरोधी है, आपके लोग जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, कहीं पे नहीं है, और ना ये लोग पहुंचने देना चाहते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये लोग आपके बारे में अच्छा ही बताएंगे? चंद्रशेखर तो अभी तो जब एक सीट भी नहीं जीत पाया, तो उनको तो दिखा रहा है क्या चाहता है, बीएसपी को वोट काटने के लिए भी मीडिया दिखाती है। हाँ, डेफिनेटली, और क्या, और यही रीजन ही है, यही रीजन है। जब एकजुट हो जाएगा दलित, तो इतना है परसेंटेज को केंद्र में भी सरकार बना लेगा, लेकिन एकजुट ही नहीं होने दिया जाता। और सबसे बड़ी कम्युनिटी एससी में जाटवों की है, जाटव कम्युनिटी है, इसको काटना सबसे ज्यादा बीजेपी इसी के ऊपर काटने का काम करती है। हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग, जो एससी समाज के लोग हैं, अक्सर करके बीएसपी के लोग ही बीएसपी के विरोध करते हैं, नुक्कड़ और चौराहा पर जाके बीएसपी के खुद विरोध करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बीएसपी का विरोधी दूसरा नहीं, खुद के लोग क्या विरोध करते हैं? ये बीएसपी के बारे में क्या बोलते हैं, विरोध कैसा करते हैं? कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, या ये बोलिए, बीजेपी के सपोर्ट से ही प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। तो इस तरह तो चंद्रशेखर भी बी टीम हो गया, बीएसपी भी बी टीम हो गई। हाँ, सब सारे बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं, या सारे के सारे बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं। यानी कि एक और सवाल है कि मायावती जी के बाद कोई ऐसा आपको चेहरा दिखाई देता है, बड़ा चेहरा, जो शायद बहुजन चेहरा, जो कि देश में जैसे छवि बहन जी की है, बहन जी के बाद कोई ऐसा चेहरा?
बसपा में? देखिए, मैंने वही बोला कि नरेंद्र मोदी जी को जो बीजेपी ने प्रेजेंट किया है, नो डाउट बहुजन पार्टियों को भी ऐसा ही करना चाहिए, ना कि अपने बच्चे के बच्चे। फिर ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीज डेफिनेटली अच्छी नहीं है। उनको भी ऐसा ही ढूंढना चाहिए नेता, जैसे उन लोगों ने हटा करके, मतलब देखिए, पार्टी, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके परिवार का व्यक्ति। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को इसलिए समर्थन नहीं करती कि कहीं बहन जी को लगता है कि मेरी सत्ता मेरे हाथ से ना छूट जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या सत्ता, लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो बी टीम बीजेपी की है, बी टीम बीएसपी बीजेपी की है, बी टीम चंद्रशेखर बीजेपी का है, तो फिर सब बी आपने एक क्या कर रहे और हैं? बात कही ना था कि अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाए, संगठित हो जाए, हम्म, लेकिन अब ये संगठित चंद्रशेखर प्रयास करते हैं, लेकिन बहन जी कोई तवज्जो नहीं देती, बहन जी उल्टा उन्हें बीजेपी से का तैयार किया बता देती है। तो उस चीज में मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं बहन जी उसे काटना चाहती है, चंद्रशेखर को अगर चंद्रशेखर को बढ़ावा ना देकर उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है जी, कि कहीं ना कहीं बहन जी की राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा क्या? देखिए, अभी तो जहां तक आप ही लोग बोल रहे थे कि चंद्रशेखर तो खूब टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है, बीएसपी नहीं दिखाई जा रही है, तो बहन जी कहाँ दबा रही है चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर तो ऊपर ही आ रहा है। जैसे चंद्रशेखर को दूर करने से बेहतर है अगर साथ लिया जाए, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये बिल्कुल बदलाव होगा, और हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का केंद्र में सरकार भी बन जाए, और यूपी में तो आ ही जाएंगे ये लोग, अगर चंद्रशेखर को साथ में लेके चलते हैं तो।